1959 9 हाइकर्स का एक ग्रुप वेस्टर्न सोवियत यूनियन के यूरल माउंटेन्स की तरफ एक्सपेडिशन पे निकला। ये सभी हाइकर्स एक्सपीरियंस्ड थे। ग्रुप में 7 मेल और 2 फीमेल हाइकर्स थे, पर यह एक्सपेडिशन उनकी आखिरी एक्सपेडिशन बन गई। फोटोज, इन्वेस्टिगेशन और हाइकर्स की डायरी जिसमें वो हर चीज़ मेंशन करते थे, इन सब चीज़ों के होने के बाद भी उन लोगों के साथ क्या हुआ ये ऑलमोस्ट आधी सेंचुरी के बाद भी पता नहीं चला है। और इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को द्याटलोव पास इंसिडेंट का नाम मिला। 23 जनवरी 1959 10 हाइकर्स का एक ग्रुप ट्रेन से यूरल माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहा था। इस ग्रुप में 8 मेल और 2 फीमेल हाइकर्स थे और इस ग्रुप के लीडर का नाम था इगोर द्याटलोव। अगले कुछ दिनों में पूरा ग्रुप अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स को यूज़ करके अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। जब वो लोग माउंटेन्स के काफ़ी पास पहुंच गए थे तब उनको आखिरी का डिस्टेंस पैदल और स्कीइंग करके कवर करना पड़ा, क्योंकि माउंटेन्स के पास रोड्स या रेलवे ट्रैक्स नहीं बने थे। 28 जनवरी को ग्रुप के एक मेंबर यूरी यूडिन की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं करता और वहीं से वापस चला जाता है। बाकी बचे 9 हाइकर्स अपनी डेस्टिनेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अलग होने से पहले यूरी ने ग्रुप के साथ कुछ फोटोज़ भी ली और ये आखिरी बार था जब यूरी अपने दोस्तों को जिंदा देख रहा था। यूरी के वापस जाने के बाद ग्रुप अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और रास्ते में जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो वो उसके बारे में डायरी में लिख लेते थे, कैमरा से उसकी फ़ोटो ले लेते थे और बाद में इन्हीं डायरी और फोटोज़ से पता चलता है कि इनकी जर्नी बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से चल रही थी, बट रास्ते में उन्हें काफ़ी ठंड और बर्फ़ झेलनी पड़ी। 1 फरवरी को पूरा ग्रुप डेड माउंटेन के बेस के पास पहुंच गया। उनका ऑलमोस्ट पूरा दिन पहाड़ पर चढ़ने में बीत गया और उन्होंने माउंटेन पीक से थोड़ी दूर अपना कैंप सेटअप किया और ये कैमरा से ली हुई उन लोगों की कुछ आखिरी की पिक्स हैं। कुछ हफ्ते बीतते हैं, ग्रुप से किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, जिस वजह से हाइकर्स के दोस्तों और रिलेटिव्स को उनकी फिक्र होने लगी। इस सब के चलते एक वॉलंटियर्स की टीम बनी और उस ग्रुप को ढूंढने निकल गई। 26 फरवरी को निकली ये सर्च टीम हाइकर्स की कैंप साइट को ढूंढने में सक्सेसफुल रही, बट जैसे ही सर्च टीम कैंप साइट के पास पहुंचती है तो वो देखते हैं कि हाइकर्स के टेंट्स डैमेज्ड थे। कैंप की हालत देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। टेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी, उन पर एक पतली बर्फ़ की लेयर जम गई थी, पर टेंट्स में जो हाइकर्स की चीज़ें थी वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड थी। टेंट को देखकर लग रहा था कि किसी ने चाकू का यूज़ करके टेंट को खोला था, वो भी अंदर की तरफ से। अगले दिन 9 अलग अलग फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए सर्च टीम पास के एक जंगल तक पहुंचती है। फुटप्रिंट्स को देखकर लग रहा था कि हाइकर्स आराम से लाइन में चल के जंगल की तरफ गए हैं, ना कि डर के भागते हुए। फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि धीरे धीरे फुटप्रिंट्स बर्फ़ से कवर हो रहे थे और आधा किलोमीटर फॉलो करने के बाद फुटप्रिंट्स पूरी तरह बर्फ़ से कवर हो गए थे और सर्च टीम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है जिस डायरेक्शन में फुटप्रिंट्स कवर होने से पहले जा रहे थे। जंगल में कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उन्हें एक देवदार का पेड़ दिखता है। पेड़ के पास आग जलने के निशान थे और जब वो लोग पास जाके देखते हैं तो उन्हें 2 जमी हुई बॉडीज़ मिलती हैं। ये 2 बॉडीज़ उन हाइकर्स के ही ग्रुप में से 2 लोगों की थी। सर्च टीम को पूरे 9 लोगों की बॉडीज़ ढूंढने में ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम लग गया। पहली 2 बॉडीज़ बिना कपड़ों के मिली। दोनों की बॉडी पे जैकेट, पैंट या शूज़ नहीं थे, बस अंडर गारमेंट्स थे। जिस देवदार के पेड़ के पास वो 2 बॉडीज़ मिली थी उस पेड़ पर कुछ निशान थे और ऑलमोस्ट 5 मीटर तक उसकी ब्रांचेस कई जगहों से टूटी थी। तो इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग किसी ने उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी। ऐसा या तो अपने टेंट की डायरेक्शन ढूंढने के लिए किया गया था या फिर किसी चीज़ से बचने के लिए। अगले 3 हाइकर्स की बॉडीज़ टेंट और पेड़ के बीच अलग अलग जगहों पर मिली और वो थोड़ी बर्फ़ में दबी हुई थी। इनकी बॉडी से भी कुछ कपड़े जैसे कैप्स, शूज़ और ग्लव्स गायब थे। इन बॉडीज़ की पोजीशन देखकर लग रहा था कि ये लोग टेंट की डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। अब तक टोटल जो 5 बॉडीज़ मिली थी उनमें एक बात कॉमन थी, सभी को इंजरीज हुई थी और सभी के मरने की वजह हाइपोथर्मिया था। मरने के टाइम पे उन 5 में से 4 लोग नशे की हालत में थे। इन 5 बॉडीज़ के मिलने के बाद बाकी 4 बॉडीज़ इस पेड़ से ऑलमोस्ट 70 मीटर दूर एक छोटी पहाड़ी के बेस पे मिली। ये बॉडीज़ 3 मीटर बर्फ़ में दबी थी और उनकी बॉडीज़ की पोजीशन को देखकर लग रहा था कि वो लोग टेंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। उनमें से 3 लोगों को बहुत सीरियस इंजरीज हुई थी। एक का स्कल क्रश हो गया था, 2 की रिब्स टूट गई थी जिस वजह से उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले के अकॉर्डिंग ये इंजरीज किसी ऊंची जगह से गिरने की वजह से हो सकती थी और ये बात भी रिवील हुई कि इन इंजरीज होने के टाइम पे वो लोग जिंदा थे। इसके अलावा 2 बॉडीज़ की आंखें गायब थी, एक लड़की की ज़ुबान भी गायब थी
और जो बॉडी लास्ट में मिली उसकी गर्दन टूटी हुई थी, पर उसके बाद भी इन सब के मरने की वजह हाइपोथर्मिया ही बताया गया। एक अजीब इन्फॉर्मेशन ये थी कि बॉडीज़ के साथ मिले 3 कपड़े अनयूजुअली रेडियो एक्टिव थे और उनके रेडियो एक्टिव होने का रीज़न आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस केस के लीड इन्वेस्टिगेटर थे लीव इवानोव। इवानोव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उन लोगों के मरने के पीछे कोई अननोन पावर्स थी जिससे हाइकर्स नहीं लड़ पाए। इस स्टेटमेंट से ये बात तो क्लियर है कि इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन से कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकला। इस इंसिडेंट को लेकर लोगों की अलग अलग थियरीज हैं जो इस इंसिडेंट के पीछे की रीज़न को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। इनमें से सबसे पहली थियरी है एवलांच का आना। ये थियरी कई पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल है, जैसे एवलांच आने से हाइकर्स को बचने के लिए अंदर से टेंट काट के बाहर आना पड़ा होगा और भागने के बाद वो बाहर काफ़ी टाइम तक लो टेम्परेचर में रहे होंगे, जिस वजह से उन्हें हाइपोथर्मिया हुआ होगा। इसके अलावा ये थियरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि बॉडीज़ पे कपड़े ना होने का क्या रीज़न हो सकता है। हाइपोथर्मिया से सफ़र करने वाले लोग कई बार इतने डिल्यूजनल हो जाते हैं कि बहुत ठंड होने के बावजूद भी उनको फील होता है कि उनकी बॉडी गर्मी से जल रही है, जिस वजह से लोग कपड़े उतार देते हैं, बट असली में उनकी बॉडी गर्मी की जगह बहुत ठंड फील करती है। इस सिचुएशन का नाम है पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। बट ये थियरी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करती, जैसे 2 बॉडीज़ की मिसिंग आंखें, उस एक बॉडी की मिसिंग जुबान और उन कपड़ों के रेडियो एक्टिव होने का रीज़न। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये मेंशन था कि जब वो लोग टेंट्स छोड़कर बाहर आए तो उनके फुटप्रिंट्स को देखकर ये बात रिवील हुई कि वो लोग आराम से लाइन में चलकर जंगल की तरफ गए थे। बट एवलांच आने के टाइम पे कोई भी इंसान ऐसे कामली नहीं चलेगा और ऑब्वियसली एवलांच से बचने के लिए किसी भी ग्रुप के लोग लाइन बनाकर चलने के बजाय अनप्लैंड वे में भाग के खुद को बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी थियरी के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट के होने के पीछे एक फेल्ड रशियन मिसाइल टेस्ट था। जब ये इंसिडेंट हुआ था इस टाइम पर रशिया सोवियत यूनियन का पार्ट था और वो टाइम था जब सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के बीच में था और नए नए वेपन्स की टेस्टिंग चल रही थी। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट एक ऐसे ही फेल्ड मिसाइल टेस्ट की वजह से हुआ था। बट इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए प्रूफ नहीं मिले हैं, क्योंकि सर्च पार्टी और इन्वेस्टिगेटर्स को इंसिडेंट की साइट पे कोई मिसाइल पार्ट्स नहीं मिले थे, ना ही कोई ब्लास्ट होने के प्रूफ मिले। बट यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरी यूडिन, जो तबीयत ठीक ना होने की वजह से वापस चला गया था, जब उसे हाइकर्स के गियर और कपड़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इंसिडेंट की साइट पर ले गए तो कुछ चीज़ों को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। इन चीज़ों में एक कपड़ा था जो यूरी आइडेंटिफाई नहीं कर सका। उसके अकॉर्डिंग ये कपड़ा मिलिट्री ओरिजिन का लग रहा था। इस कपड़े के अलावा कुछ स्कीज और स्की ग्लासेस भी थे जो यूरी ने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। तो इस सब को देखकर लग रहा था कि शायद सर्च टीम से पहले वहाँ कोई मिलिट्री टीम पहुँची थी और वो वहाँ कुछ कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आती है तीसरी थियरी, और इस थियरी के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट के पीछे का रीज़न एक यती नाम का क्रिएचर था। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यती 2 पैरों पे चलने वाला ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जो एक एप या बंदर जैसा दिखता है और बस माउंटेन्स में ही मिलता है, और इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी ब्राउन, वाइट और ग्रे कलर के हेयर से कवर्ड रहती है। तो ये क्रिएचर एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका कोई सॉलिड एविडेंस आज तक नहीं मिला है, बट बहुत से लोगों ने इसे देखने का क्लेम किया है। 2019 में इंडियन आर्मी को भी कुछ ऐसे ही फुटप्रिंट्स मिले थे जो उन्होंने ट्वीट भी किए थे। जिस तरह की इंजरीज हाइकर्स को आई थी, तो यति जैसा क्रीचर लोगों को इस तरह की इंजरीज देने में काफ़ी कैपेबल है अगर वो एग्जिस्ट करता है। बट साइट पर किसी भी तरह के क्रीचर के कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिले, तो वी कैन रिजेक्ट दिस थियोरी। फोर्थ और फाइनल थियोरी के अकॉर्डिंग लोगों ने उस एरिया में मार्च और अप्रैल के महीनों में आसमान में अजीब सी एक्टिविटीज़ नोटिस की थी। बहुत से लोगों ने उड़ते हुए शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखे जो काफ़ी यूनिक वे में उड़ते थे। ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आई थी जहां लोगों ने उस एरिया में आसमान में चमकते हुए ऑब्स और ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए देखे थे। तो लोगों के अकॉर्डिंग उस इंसिडेंट में इन यूएफओस का कोई रोल था। कुछ लोग इन्हें एलियन स्पेसशिप्स मान रहे थे और उनका मानना था कि इस सब के पीछे एलियंस थे। इस इंसिडेंट के लीड इन्वेस्टिगेटर लीव इवानोव की एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये मेंशन किया था, पहले मुझे शक था पर अब मैं श्योर हूँ कि उन हाइकर्स के साथ जो हुआ उसका इन उड़ते हुए ऑब्जेक्ट से डेफिनेटली कोई रिलेशन है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इवानोव को इस इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के लिए रशियन अथॉरिटीज़ ने ही बोला था। उन माउंटेन्स में हाइकर्स के साथ क्या हुआ था ये आज ऑलमोस्ट 60 साल बाद भी अनसॉल्व्ड है।